वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन यानी कि शिक्षा के ऊपर, जो कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलने वाला है। ये 20 नंबर आपके पक्के हैं। ये तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिर्फ लॉन्ग में नहीं, आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके आपकी मीनिंग हो गई या फिर डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गई या फिर आपकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता हो गई, वो सिंगल भी वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। तो होपफुली आपको वीडियो को एंड तक देखना है। डेली 6 PM पे यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे 1 by 1 डेली 6 PM पे अपलोड हो रही है। तो ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबका इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये बात बिल्कुल मत भूलना कि ये टॉपिक आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो, राइट। आपके अगर किसी भी सब्जेक्ट में एजुकेशन टॉपिक है तो वो आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने ही वाला है। MCQ की बात करूँ तो MCQ में भी आपके काफ़ी हद तक ये टॉपिक आता है। तो इसके 1 to आप ये कह सकते हैं A to Z वाला प्रोसेस कि आपको पूरा पढ़ना है। हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ों का इसमें ध्यान देना है। वीडियो कैसी लगी उसका कमेंट करके भी बताना है। और चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो शिक्षा क्या होती है वो हमें पता है। हमारी लाइफ में एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस आप लोग कह सकते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। जो कोई भी छोटा बच्चा या फिर आप बोल सकते हैं जन्म से लेकर और मृत्यु तक ये चलती रहती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जब बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है उसके बाद से उसके मरने तक ये एजुकेशन चलती रहती है। इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। एजुकेशन के ही हम लोग माध्यम से बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाते हैं। विदाउट एजुकेशन हम किसी का भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, जैसे कि हमें पता है। अब ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास जो हम लोग यहाँ पे बच्चे का करेंगे तो वो किसी भी तरीके का हो सकता है। फिजिकली हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, और आप लोगों का सोशली हो सकता है। तो वो सब अलग अलग तरीके से यहाँ बच्चे का डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन की मदद से हम बच्चे का यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे हमें पता है कि इसके लिए एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे अभियान भी चलाए गए थे। जो लेटेस्ट आप लोगों ने सुना भी होगा, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये भी शिक्षा को लेकर ही चालू किया गया था, जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात थी। वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बट अभी के लिए जो आप लोगों को याद रखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। और ये ऑलराउंड डेवलपमेंट आप लोगों का सर्वांगीण विकास कराने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हमें ये बात तो सबसे बड़ी बात पता है दोस्तों कि एजुकेशन जो होती है वो हमारे लाइफ को सिर्फ एक तरीके से मार्गदर्शन यानी कि सही डायरेक्शन ही नहीं दिखाती, बल्कि हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को चलना, बोलना या फिर किस तरीके से कैसा व्यवहार करना है, सबका बिहेवियर किस तरीके से होता है, A to Z सारे प्रोसेस सिखाती है। तो एजुकेशन सिर्फ सिंपल सा एक ये नहीं है कि हर इंसान को एक सही डायरेक्शन दिखाए, बल्कि हर एक छोटी से बड़ी चीज़ों का भी डेवलप यहाँ पर करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मीनिंग आएगा, और मीनिंग में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मीनिंग में यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी मीनिंग भी कह सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि ज्ञान मीमांसा अर्थ। अगर आपको हेडिंग डालनी है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ज्ञान मीमांसा अर्थ अगर आप लिखेंगे तो ज्ञान मीमांसा का मतलब ये होता है कि वो वर्ड कहाँ से आया या फिर उसका मतलब क्या होता है। ये वर्ड है एजुकेशन, जो कि डिराइव किया गया एक लैटिन वर्ड से, एडुकेटम, ठीक है। एजुकेशन जो वर्ड है, शिक्षा जो वर्ड है, वो एक एडुकेटम एक लैटिन वर्ड से आया है। उसमें ई का मतलब क्या बताया, इनसाइड, और डेको का मतलब क्या बताया, टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग अप, ठीक। तो शिक्षा आपकी क्या आती है यहाँ पे, सीखना और सिखाना। सिंपल सी बात है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सीखना या फिर सिखाना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एजुकेशन। अब यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी मीनिंग मैंने यहाँ पे डाल दी कि ज्ञान मीमांसा अर्थ आप लोग किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी और हिंदी मीडियम वालों का सबसे अच्छा बेनिफिट, आप लोग इजीली लिख सकते हैं कि शिक्षा को हम लोग इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। ये लाइन मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करी है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट है। आप लोग ये लाइन कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो एजुकेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया,
ठीक। और उससे ही लैटिन वर्ड भी जो मैंने पीछे बताया था वो तो सिंगल है, बट अगर हम एजुकेशन को देखें तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर उसकी यहाँ पे शब्द बताया गया है। पहला जो आया है वो आया है एडुकेटम, एडुकेयर और एडुकर। ठीक, ये 3 आप इंपॉर्टेंट नाम याद कर सकते हैं, एग्जाम में आप इसको ईजिली लिख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि एजुकेशन की मीनिंग से ही आप लोग इजीली एक पेज को फिल कर सकते हैं। तो अब आते हैं एडुकेटम का मतलब क्या होता है, और एडुकेयर का और एडुकेयर का मतलब क्या होता है। इन तीनों का अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एडुकेटम की बात कर दूँ तो किसी चीज़ को शिक्षित करना, इसका मतलब कह सकते हैं टू ट्रेन, ठीक है, एक्ट टू टीचिंग या ट्रेनिंग करना, ठीक है। और एडुकेयर होगा जिसमें हम लोग CER ही और केयर की बात करें तो केयर में होता है आगे बढ़ना, ठीक। टू ब्रिंग आउट या नरिश करना, यानी कि बच्चों को एजुकेशन से हम लोग बच्चे का यहाँ पे नरिशमेंट कर सकते हैं, ठीक। और यहीं एडुकेयर का मतलब आता है, यानी कि CERE की बात आता है, तो यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे विकसित करना, ठीक है, या फिर उसको एजुकेशन देकर उसको और भी डेवलप करते जाना, ये होता है डिटेल में। अब अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम में इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया कि एडुकेटम जो वर्ड है वो 2 शब्द लैटिन शब्दों से बना है, यानी ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना या विकास करना, यानी डेवलप करना। इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने पीछे लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हिंदी वालों को डिटेल में मैंने बता दिया। डेवलप करना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक शब्द हैं जो आपको याद रखना है। टू ट्रेन लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले मैंने आपको बताया था। और इसी तरीके से हमारे एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ कि अंदर से विकास करना या अंदर से बाहर निकालना है। किसको? किसी भी जो उनके एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चे की यहाँ की इनेट पावर जो है उसको हमें डेवलप करना है। आंतरिक शक्तियों की बात आती है तो यानी कि बच्चे की इनेट पावर को डेवलप करने की बात बोली जाती है। कि एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो भी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उसका डेवलप कराने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया है, और इसके बगैर बच्चे का यहाँ पर विकास नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। एडुकेटम के बाद यहाँ पे एडुकेयर की बात भी आती है, तो एडुकेयर का मतलब आप ब्रीफ में लिख देना कि इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी टू एडुकेट, बाहर निकालना, टू ब्रिंग अप, और विकसित करना, टू रेज। तो ये 2 वर्ड आपको इजीली याद हो जाएंगे। 3 आप इसे डायग्राम बना के फिर चाहे तो शो कर सकते हैं कि एजुकेशन जो वर्ड है वो 3 वर्ड से निकल के बना है, ठीक। एडुकेटम बोलिए, हिंदी वाले भी सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको इंग्लिश वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक। और आपका एडुकेयर होगा। उसके बाद आप चाहें तो इसी के ब्रीफली ना करना हो तो इसी के आगे इनका मीनिंग लिख लिख कर डायग्राम बता सकते हैं। तो एक आपके हाफ पेज में तो आप इसी को डिटेल में बता सकते हैं। उसके बाद डिटेल में आप बता दीजिएगा एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने आपको बेसिकली 2-3 चीज़ें बताई हैं। अब आ जाता है यहाँ पे एडुकेयर, इसका मतलब भी क्या होता है, विकसित करना या निकालना, टू लीड आउट आप लोग कह सकते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है जो कि आप मीनिंग के तौर पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग इसके आगे डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन अगर हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो वो उन्होंने दिया डॉक्टर राधा कृष्णन ने। आपके बुक में अलग अलग तरीके के यहाँ पे दिए हैं, मैं कुछ वेस्टर्न है, कुछ आपके इंडियन फिलोसोफर भी हैं जिन्होंने अपने अपने दिए हैं, तो उन्हीं में से मैंने वेस्टर्न और फिलोसोफर के 2-2 यहाँ पे लिख दिए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने एजुकेशन को लेके जो अपनी परिभाषा दी थी वो ये दी थी कि एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग, यानी कि जो शिक्षा होती है वो मानव व समाज के लिए निर्माणकारी होती है, यानी कि मैन मेकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन क्या होता है कि मनुष्य को उसके इनेट पावर को डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इनका है कि एजुकेशन से हम किसी भी इंसान को, चाहे सोसाइटी हो या फिर एक मैन को है, उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने बोला था, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। जैसे हमने बताया है कि बच्चे का यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, वैसे ही गांधी जी ने भी बोला है कि शिक्षा से मेरा मतलब ये है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास होना, ठीक है। बॉडी से उसका विकास हो रहा है, माइंड से हो रहा है, स्पिरिट उसकी आत्मा से लेकर जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको लेकर एजुकेशन की डेफिनेशन महात्मा गांधी जी की ये थी। अगर मैं आगे और भी आपके वेस्टर्न फिलोसोफर की बात बता दूं, इंडियन फिलोसोफर आपने देखे, कुछ वेस्टर्न के भी हैं यहाँ पर, तो उन्होंने बोला था जैसे कि आपका शंकराचार्य, आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, शंकराचार्य। और उन्होंने ये बात बोली थी कि एजुकेशन इज़ डैट विच गिव सैल्वेशन, यानी कि शिक्षा वो होती है जो हमें मुक्ति दिला सकती है, ठीक है। एजुकेशन क्या होती है, जो हमें मुक्ति दिलाए।
ऐसे ही विवेकानंद जी की तरफ से उन्होंने बोला था कि एजुकेशन एक मैनिफेस्टेशन है ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यानी ओवरऑल देखें तो विवेकानंद जी ने बोला कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अभिव्यक्त यानी कि विवेकानंद जी का मानना था कि जो एजुकेशन है वो इन व्यक्तियों में पहले से ही क्या होती है, मैनिफेस्ट होती है, पहले से ही उनकी होती है। उनको बस इस चीज़ का अफसोस था, और विवेकानंद जी ने इस परिभाषा को देते हुए अफसोस भी जताया था कि एजुकेशन की जो यहाँ पे जो सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो किसी व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़े नहीं होने दिया, ठीक है, और ना ही उसे आत्मविश्वास, उन्होंने यहाँ पे आत्मविश्वास की भी बात बताई कि ना ही किसी में सेल्फ रिस्पेक्ट है और ना ही यहाँ पे आत्मसम्मान की शिक्षा दी। क्योंकि एजुकेशन को लेकर उनको अफसोस था कि लोगों के पास एजुकेशन तो है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट की चीज़ नहीं है, और लोगों में खुद के लिए क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, तो इसकी उनकी शिक्षा दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि स्वामी जी को पहले से ही विवेकानंद जी ने बोला था कि एजुकेशन क्या है, एक तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन है जो परफेक्शन क्या करती है, ऑलरेडी पहले से ही लोगों में मौजूद है। उनका मानना था कि एजुकेशन पहले से ही है, बट वही है कि लोग फिर भी, जब लोगों के पास एजुकेशन इस तरीके के, यानी कि ये प्रणाली पहले से ही है, ये मैनिफेस्टेशन लोगों के पास पहले है, पर तब भी लोग अपने पैर पे नहीं खड़े होने दिया जाता उन्हें। क्यों? क्योंकि उन पे खुद में एक कॉन्फिडेंस होना, खुद से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कमी है। तो ऐसा मानना था विवेकानंद जी का। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब आ जाते हैं आपके नेचर, यानी कि आप तो इसको ये भी लिख सकते हैं नेचर या फिर करेक्टरिस्टिक्स। इंग्लिश में तो आप कुछ भी इसे मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, विशेषताएं। चाहे आपके पेपर में आपको नेचर पूछे, चाहे आपको ये विशेषताएं पूछे, आपको सेम ही आंसर लिखना है, कुछ अलग से आप लोगों को इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। पहला जो आपका यहाँ पे आता है कि एजुकेशन जो होती है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे यही है कि शिक्षा जो होती है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्टिन्यूअस चलती है, ठीक है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होने वाली है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहता है, ये हमेशा चलती है, और कब तक? बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलती रहती है, और ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता ही रहता है, ये प्रोसेस है। और ये इन्फेंसी से लेकर आपके मैच्योरिटी तक के डेवलपमेंट या फिर एडोलसेंस तक ले सकते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में आप ये कह सकते हैं कि इन्फेंसी से लेकर जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है, और एडोलसेंस या अडल्टहुड तक बोल दीजिए, अडल्टहुड ज़्यादा सही है, अडल्टहुड तक विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक। और इसमें इट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी कि इस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में हर वो चीज़ इंक्लूड होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है और उसके लाइफ में इफ़ेक्ट डालती है। दूसरा आता है एजुकेशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस, क्रमबद्ध प्रक्रिया। जैसे कि हमें पता है कि इसका मतलब यह है कि हमारी लाइफ में एजुकेशन का भी क्या है, एक यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक सिस्टमैटिक वे से चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक चलने वाली प्रक्रिया, तो ऑब्वियस ही बात है धीरे 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 बच्चों को टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, समय के अकॉर्डिंग। यह नहीं है कि छोटे बच्चा जैसे आ जाएगा उसको हम पूरी पढ़ाई करवा देंगे, पूरी दुनिया की जानकारी दे देंगे, नहीं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको हर एक अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको हर चीज़ सिखाई जाती है, किसको सामने से कैसे बात करनी चाहिए, क्या क्या होता है। तो एक तरीके से ये सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि आपके एक क्रम के अनुसार चलता रहता है। तीसरा आप लोग विशेषता बता सकते हैं कि एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, यानी शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास है। ये बात इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे सामाजिक विकास का एक शक्ति भी बोला जाता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सोशल डेवलपमेंट का फोर्स भी बोला जाता है, जो कि हमारे हर पहलू को, हमारे हर एक एस्पेक्ट को क्या करता है, समाज में सुधार लाने का काम करता है, ठीक है। एजुकेशन हमारे जो सोसाइटी के लिए है वो हर एस्पेक्ट को सुधार लाने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो हम लोग इसे हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो हमारी एस्पेक्ट को इम्प्रूवमेंट लाने का बहुत बड़ा रोल है, किसका? एजुकेशन का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोला है कि नेक्स्ट विशेषता है एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है?
मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर का मतलब है कि एक व्यवहार का संशोधन आप लोग कह सकते हैं, या व्यवहार का परिवर्तन कह सकते हैं। हिंदी मीडियम में जो भी है आपको लिखना, आप दोनों वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इस वाली बात में यहाँ पे बोला है कि जो आप लोग के ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, मानव के व्यवहार को जो यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है वो किसके द्वारा होता है? हमारे एजुकेशनल प्रोसेस यानी शैक्षणिक प्रक्रिया के कारण। एजुकेशनल प्रोसेस से ही इस व्यक्ति के ह्यूमन बिहेवियर में क्या होता है, चेंजेस आते हैं और उसको बेहतर बनाया जाता है, ठीक है, हमारे एजुकेशनल प्रोसेस से के अकॉर्डिंग, ठीक। शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा ही हम मानव के व्यवहार को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई इंग्लिश में वर्ड आप लोग को याद रखना है, यानी कि संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता यहाँ पर आती है वो ये विशेषता है कि एजुकेशन जो है एक पर्पसिव होती है, यानी कि एक प्रस्तावित है, प्रस्तावित कह सकते हैं, या फिर आप एक वर्ड है उद्देश्यपूर्ण भी कह सकते हैं, ठीक, दोनों वर्ड लेके सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, एम होते हैं, खुद के कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, क्या उनके लाइफ का है। तो एजुकेशन जो होता है वो उस एम की पहुंचने का सबसे बड़ा योग है, कि यहाँ पर किसी भी इंसान का जो एम है उस तक उसको पहुंचने का एजुकेशन का क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक डेफिनेट पर्पस भी होता है कि एजुकेशनल एक्टिविटी कह सकते हैं कि जो इंसान का एक ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि फिक्स होता है वो डायरेक्शन। अगर किसी इंसान को, अगर यहाँ पे एक पर्पस भी बोला जा रहा है कि अगर किसी इंसान का कोई एम है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आर्ट फील्ड में जा रहा है, तो उसमें भी एक अलग अलग तरीके का यहाँ पे क्या है, प्रोसेस होता है कि पहले उसको ये पढ़ाव पूरा करना होगा, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो वो एक उसका मेन उद्देश्य है। तो ये भी क्या होता है, एक डेफिनेट पर्पस है, एक अंडरलाइन आप ये बोल सकते हैं एजुकेशनल एक्टिविटी होती है इसके अंदर। अंडरलाइन एक्टिविटी यानी कि हमारे रेखांकित करने वाले एक निश्चित गतिविधियाँ होती हैं जो हमारा एजुकेशन पूरा करता है। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन इज़ अ ट्रेनिंग। शिक्षा क्या होता है, आपकी एक ट्रेनिंग होती है, एक प्रशिक्षण होती है। प्रशिक्षण इन द सेंस कि वो हमारे व्यक्ति की जितनी भी सेंस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, उसके द्वारा इंसान के मन हो गया, उनके नेचर के द्वारा, उनकी लाइफ में एक्टिविटीज़ हो गए, उनकी स्किल्स को लेकर आप बोल सकते हैं, या फिर उनके सामाजिक रूप से जितने भी सोशली तरीके से वो जितने भी क्या हैं, आप ये कह सकते हैं कि सही डायरेक्शन जो उन्हें नहीं मिल पाता, तो उस सही डायरेक्शन को पहुंचाने के लिए एजुकेशन क्या है, उसमें बहुत बड़ा रोल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन इसलिए भी बोला जाता है कि एजुकेशन से हम लोग सही डायरेक्शन पर और सही इंस्ट्रक्शन से अपने लाइफ में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा रोल आता है। नेक्स्ट आता है कि एजुकेशन जो होती है वो एक लाइफ है। लाइफ मतलब जीवन क्यों बोला गया है इसे, इसलिए बोला गया है क्योंकि एजुकेशन के बिना जो लाइफ होती है वो एक मीनिंगलेस आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि अर्थहीन होती है। मीनिंगलेस होती है क्योंकि एजुकेशन के बिना हमारी लाइफ एक लाइक आप ये कह सकते हैं कि पशु पक्षी के समान होती है, ठीक है, मीनिंगलेस होती है, क्योंकि हर एस्पेक्ट और हमारे लाइफ में कोई से भी डेवलपमेंट हो रहा हो, हमारी होल पर्सनैलिटी में, हमारी लाइफ को, जो हमारी लाइफ में जितनी भी डिज़ायर होती हैं, जितनी भी नीड्स होती हैं, उस सब को फुलफ़िल करने के लिए हमारे लिए एजुकेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है। बिना इन सब एजुकेशन के इन सब को पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन जो होता है, जैसे हम बोलते हैं जल ही जीवन है, ठीक है, मतलब बिना पानी के हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो ऐसे बिना एजुकेशन की भी हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, एक पशु पक्षी के समान मानी जाती है। तो ये वाली चीज़ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे तो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड करके लिख सकते हैं, इसमें बहुत अलग अलग तरीके की विशेषताएं होती हैं, बट होपफुली आप एग्ज़ाम में 8 को पहले आप चाहे तो पॉइंट में लिख कर एंड देन आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी लॉन्ग आंसर ईजिली मिल जाएगा। और सिंपल अगर आपके 4 मार्क्स में यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो आप इन 8 पॉइंट को लिखकर उससे पहले कोशिश कीजिएगा शॉर्ट में कम से कम 1-2 लाइन में आप उनकी डेफिनेशन या मीनिंग को ज़रूर एक्सप्लेन करें, इससे आंसर बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप डायरेक्ट वही लिखेंगे, आप एक लाइन में चाहे तो डेफिनेशन बता दीजिए एजुकेशन क्या होता है, एंड देन आप उसके जितने भी यहाँ पर उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग इन 8 में से कुछ कम को भी करके और इन डायग्राम अच्छे से बना लीजिए और अच्छे से इन 8 को इनमें से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत ईजिली आप लोग इसके पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट है कि जैसे कि हमें पता है द रोल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारी एजुकेशन को जो लेके वो एक रोल है, वो एक काउंटलेस है। क्यों काउंटलेस बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन में का कहाँ क्या क्या रोल है, ऐसा बहुत सारे रोल को लेके आप काउंट कर सकते हैं। तो वो अनगिनत यहाँ पे बोला जा सकता है। फॉर अ परफेक्ट सोसाइटी एंड मैन, यानी कि एक अच्छे समाज और मनुष्य के लिए शिक्षा की क्या यहाँ पर रोल है, वो हम काउंट नहीं कर सकते। तो आप बहुत सारे पॉइंट में से इन्हीं को 8 को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी सोसाइटी, ये बहुत ज़रूरी है हर सोसाइटी और समाज के लिए और हमारे नेशंस के लिए, टू ब्रिंग होलिस्टिक हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू इट्स इंडिविजुअल, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी खुशियाँ होती हैं या फिर प्रॉस्पेरिटी लाई जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे सोसाइटी और हमारे नेशंस के लिए कि हर एक व्यक्तियों को यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कर लाई जाए, वो भी किसके द्वारा? एक समाज के द्वारा। तो ये आपके कुछ छोटे मोटे आपके कुछ पॉइंट हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला, और उन्हीं में से एक पॉइंट आप इसे करेक्टरिस्टिक्स में भी कह सकते हैं, बट ये सिंगल आपके एग्जाम में आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। थोड़ा सा ब्रीफली में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जो आपके क्वेश्चन में आ भी जाता है कभी कभी शॉर्ट में, बट ये आप लोग इसको चाहें तो करेक्टरिस्टिक्स के उन 8 पॉइंट के बाद इसको भी लिख सकते हैं, इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। और ये भी एक हमारी एजुकेशन का, यानी कि हमारी शिक्षा का एक पॉइंट आप लोग कह सकते हैं। तो वो है हमारा, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि एक डायनेमिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एजुकेशन इज़ नॉट अ स्टैटिक, एजुकेशन जो होती है वो स्थिर नहीं होती, बल्कि ये गतिशील, जो कि मैंने आपको बताया था डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो बदलती परिस्थितियों और समय के अनुसार बच्चे का विकास करती है। यानी कि हमारा टाइम, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चा यहाँ पे छोटा है या छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, तो उसके एजुकेशन को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहेंगे कि अब बच्चे को डेवलप करने के लिए किस तरीके से शिक्षा दी जाए, किस चीज़ से उसका चेंजेस लाया जाए, वो उसकी सिचुएशन और वो उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज किया जाता है, किसके? बच्चे के डेवलपमेंट लाने के लिए। इट ऑलवेज इंड्यूस द इंडिविजुअल टावर्ड प्रोग्रेस, इंड्यूस मतलब कि बच्चे की यहाँ पे उन्नतियों की ओर प्रेरित करता है हमेशा। एजुकेशन जो डायनेमिक प्रोसेस आती है वो बच्चे को हमेशा उनके प्रोग्रेस के लिए ही उनको क्या करती है? प्रेरित करती है, अप्रिशिएट करती है। यहाँ पर इट रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ द टाइम एंड प्लेस ऑफ द सोसाइटी। सिंपल सी बात है कि हमारे समाज और हमारे के जो सही टाइम होता है और जो सही प्लेस होता है हमारे, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, एजुकेशन को क्या किया जाता है? उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को सही वही सेम तरीके की एजुकेशन मिलती है, सबको अलग अलग तरीके से। और हमारा जैसे कि हमारा समाज है उसको अलग अलग, जैसे अभी नॉर्मल एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई हमारे भारत का है, अगर वो दूसरे देश में जाएगा भी तो उसको उस तरीके के अकॉर्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करेगा कि वहाँ के देश में क्या चीज़ कैसे चलती है, वो क्या चीज़ नहीं है, तो वो अपने आप को उस तरीके से डेवलप करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में जिस तरीके से चलता है वो चीज़ वहाँ जाके फॉलो कर सकता है। इन फ्यूचर अगर उसको वहाँ पर रहना है तो उसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज करनी होगी, रिकंस्ट्रक्ट करनी होगी, वो भी किसके अनुसार? समाज के अनुसार अपनी ज़रूरतों को बदलेगा। वो सही समय देखेगा कि कहाँ पर है, कहीं कहाँ पे सही जगह है, वो उसके अकॉर्डिंग ही वो रिकंस्ट्रक्ट करता है एजुकेशन को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बायपोलर प्रोसेस। इसका तो मैं एक सिंगल वीडियो भी बना दूंगी आप लोगों के लिए, बट आप इसे उसके ही कंटेंट जितने भी आपके करेक्टरिस्टिक्स है उसी में कंटिन्यू करके लिख सकते हैं एक पॉइंट कि एजुकेशन जो होता है वो आपके बायपोलर, यानी कि 2 ध्रुवीय प्रक्रिया होती है। जो पहली 2 प्रक्रिया मतलब टीचर और स्टूडेंट वाली। तो बायपोलर प्रोसेस में अगर हम एडम के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो एडम ने ये बोला था कि एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन की एक तरफ कौन होता है? टीचर, और दूसरी तरफ क्या होता है? स्टूडेंट। ये होता है आपका बायपोलर प्रोसेस। ठीक है, तो एजुकेशन के इस प्रोसेस के लिए दोनों समान रूप से इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि अगर हमें शिक्षा को यहाँ पे लेना है, शिक्षा को हमें सीखना है, तो उसके लिए ये दोनों ही जो आपके साइड हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पर शिक्षक बच्चे को, यानी कि जो टीचर होता है वो बच्चे को नॉलेज देता है, तो बच्चा भी नॉलेज को यहाँ पर लेता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं टीचर बच्चे को यहाँ पर एजुकेशन दे रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, तो बच्चा भी यहाँ पर एजुकेशन लेता है। यदि टीचर के अकॉर्डिंग जो टीचर्स जो यहाँ पर बच्चे को गाइड देती है, निर्देश देती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चा उसका अनुसरण करता है। ठीक, इस बात को आपको बेसिकली याद रखनी है कि क्या क्या पॉइंट आपको इसमें याद रखना है
कि बच्चा इसमें क्या करता है, अनुसरण करता है टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर के दिए हुए अकॉर्डिंग जो भी उनको इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। अब यहाँ पे तो इसमें दोनों ही यानी कि बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है इस यानी कि विकास को इसको अचीव करने के लिए। अगर इसमें टीचर इंस्ट्रक्ट देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे बच्चा को टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है, तो बच्चा उसके बदले बदल जाता है। तो इसी तरीके से एजुकेशन एक वो प्रोसेस है जो टीचर और बच्चे के बीच में अंतरक्रिया होती है। अंतरक्रिया यानी कि इंटरेक्शन होता है आपस में बच्चे और टीचर के बीच में, ठीक है। अंतरक्रिया आप कह सकते हैं, इंटरेक्शन एक वर्ड इसमें आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि शिक्षक जो होता है वो बच्चे के व्यवहार को ढालने और उनको अनुकूल बनाने में कोशिश करता है ताकि बच्चे अपने आगे की लाइफ को पूरे तरीके से डेवलप हो सके। टीचर और बच्चे का यहाँ पे सक्रिय सहयोग और शिक्षक के प्रक्रिया प्रदर्शन होता है। सिंपल सी बात है कि बच्चा इसमें एक्टिव कोऑपरेशन रखेगा टीचर और चाइल्ड के बीच में। ये वो प्रोसेस है एजुकेशन का जो बच्चों को स्मूथली और एफिशिएंटली बनाता है, ठीक है। तो ये किसके कहे हुए अकॉर्डिंग था, बाइपोलर प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू एडम उन्होंने ये बात बोली थी कि बच्चे के आत्मविश्वास और बच्चे के आत्मनियंत्रण बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसे हमने लिखा है, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट ऑन अदर, यानी कि एक वो पर्सनैलिटी होती है ये जो दूसरे को यहाँ पर मॉडिफाई करती है डेवलप करने के लिए। तो पर्सनैलिटी वन अनदर यानी कि टीचर और स्टूडेंट आपस में रिलेशन होता है। द प्रोसेस इज नॉट ओनली कंसाइज बट डेलिबरेट, यानी कि ये कोई वो नहीं है कि बच्चे का यहाँ पर कंसाइजली यानी कि सिर्फ फिक्स है कि जानबूझकर कही जा रही है, नहीं, बल्कि यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट उसके नॉलेज और उसके ज्ञान के अकॉर्डिंग किया जाता है। और एक तरीके से वो एजुकेशनल प्रोसेस होता है कि ये तब तक एंड नहीं होती जब तक टीचर और बच्चा दोनों एक और एक जैसे व्यक्ति नहीं बन जाते। जैसे कि टीचर जब तक उस बच्चे को वो चीज़ उसका डेवलप नहीं करा लेता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और तब भी होता है जब बच्चा अपने आप को शिक्षित महसूस कर लेता है कि हाँ अब उसको उस टॉपिक के बारे में पता है, या फिर उसने लाइफ में जो भी चीज़ें सीखी आगे बढ़ने के लिए उसको अच्छा कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने अंदर यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाए और कॉन्फिडेंट फील करने लग जाए, तो जब तक ये निरंतर चलती रहती है बाइपोलर प्रोसेस आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे ट्राइपोलर भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस भी बोला जाता है। आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, और आप इसको कह सकते हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो ये आप कुछ पॉइंट तो अपने बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स में डाल देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगा। बट सिंगली शॉर्ट क्वेश्चन में जब 4 मार्क्स में आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कोशिश करनी है। जब ट्राई डायमेंशनल प्रोसेस पूछेगा तो आपको पहले ही वही वाली बात है, मीनिंग डेफिनेशन आप थोड़ा बताइएगा, और उसके बाद इसमें बाइपोलर की बात बोली गई थोड़ा सा ऐड करके, और फिर आप ट्राइपोलर प्रोसेस के बारे में लिख सकते हैं। और ट्राइपोलर प्रोसेस भी ईजी प्रोसेस है, इसमें आप बच्चे का ईजिली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ईजी प्रोसेस में। ट्राइपोलर प्रोसेस क्या होता है, अब यहाँ पर जॉन डीवी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। एडम ने तो बोल दिया था कि बाइपोलर प्रोसेस जो कि बच्चे और एजुकेशन की मतलब टीचर के बीच में होता है। अब यहाँ पर ट्राइपोलर की बात करते हैं तो ट्राइपोलर भी अब जॉन डीवी ने बात बोली थी, ब्लूम ने भी बोली थी, 3 अलग अलग चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब यहाँ तो स्टूडेंट टीचर होता है, करिकुलम भी ले सकते हैं, इन्वायरमेंट इतना नहीं, तीसरा जो आपके सोसाइटी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। बट अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आप ट्राइपोलर प्रोसेस में कोशिश कीजिएगा कि टीचर और स्टूडेंट और आप चाहे तो करिकुलम ले लीजिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा है। आप चाहे तो सोसाइटी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, वैसे तो बुक में भी शायद आप लोगों का यहाँ पे करिकुलम ही होगा, बट अगर आप सोसाइटी भी लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप बुक के हिसाब से आप लोग क्या लिख लीजिए, करिकुलम लिख लीजिए। वैसे अलग अलग तरीके के स्टेप इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसमें तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, ऑल एजुकेशन प्रोसीड बाय पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कंसाइजनेस ऑफ द रेस। तो 3 डायमेंशनल आपका जॉन डीवी ने यहाँ पर दिया था, और उनका यहाँ पर कहना ये था और उनका मानना ये था कि एजुकेशन जो ट्राइपोलर प्रोसेस होती है इसमें बच्चे के विकास उस समाज, उस सोसाइटी और उसके माध्यम से ही होता है, जिसमें शिक्षक यानी कि टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जब सोसाइटी वाली बात मैंने आपको बोली, आप चाहें तो इसमें तब भी लिख देंगे, जॉन डीवी का मानना था तो उन्होंने सोसाइटी की बात बोली थी।
बुक के हिसाब से देखेंगे तो आप करिकुलम एक पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप लिख दीजिएगा। तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जब उन्होंने टीचर और चाइल्ड और सोसाइटी की बात बोली तो उन्होंने यही बोला था कि एजुकेशन वो ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट, जब बच्चे का विकास उस समाज में और उसके माध्यम से ही होता है, जिसमें शिक्षक और बालक एक साथ रहते हैं, टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहते हैं। इसी तरीके से ये वो सोसाइटी है जो हमारे एजुकेशन का जो मेन एम होता है और उसका जो मेथड होता है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, वो आपकी यहाँ पे बात बोली गई थी। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि ट्राइपोलर प्रोसेस में भी बात आती है। जब हम लोग करिकुलम पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। अब इसमें जो 3 पहलू आते हैं, जॉन डीवी ने जो यहाँ पे बात बोली थी उसका दावा तो उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे वातावरण, इन्वायरमेंट या करिकुलम के अकॉर्डिंग। तो ये 3 तरीके के अलग अलग चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे टीचर का रोल क्या होता है। टीचर तो इस प्रोसेस में एक तरीके से ओवरऑल देखेंगे तो 2 तरीके की अपनी यहाँ पर रोल निभाता है। क्यों? सबसे पहले टीचर क्या करेगा, करिकुलम के अकॉर्डिंग या फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब जो भी होगा उसको उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या बनाएगा, उसकी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे डेवलप करेगा। ठीक है, दूसरा वही वो इन्वायरमेंट के रख कर, आसपास के करिकुलम को रख कर उस शिक्षार्थियों को स्वयं से अच्छा बनाने, यानी कि खुद से उसे अच्छा बनाने और सोसाइटी को लेकर के, सोसाइटी किस तरीके से है, सोसाइटी को लेकर वो किस तरीके से अच्छे से चल सकता है अपने लाइफ में, वो सारे कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने का उपयोग कौन करता है, टीचर्स। तो यहाँ पे टीचर का रोल बोलेंगे तो 2 तरीके से। अब यहीं बच्चे की बात करें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट जो होता है वो अपनी पर्सनैलिटी को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसकी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, उसकी क्या क्या एम है, उसकी कितनी एबिलिटी है, किस चीज़ में कितनी उसकी क्षमताएं हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो विकसित करना चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ अगर यहाँ पर आती है तो बच्चे के चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चे के बाल केंद्रित के ऊपर होती है, जहाँ पे बच्चे का जो मेन उद्देश्य क्या है, पढ़ने के क्या क्या मेथड हैं, करिकुलम में बच्चे को किस क्या क्या पढ़ना है, ये चाइल्ड सेंटर में यही होता है कि जहाँ पे अगर करिकुलम भी तैयार किया जा रहा है तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी पर आधारित करिकुलम होना चाहिए। ये वाली बात इस वाली में आप लिखेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर अपने जो भी मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा है या फिर कोई भी करिकुलम ला रहा है तो वो तब तक उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो बच्चे को समझने में ये बोल सकते हैं कि जब तक वो बच्चे को समझने में अच्छा ही नहीं होता तब तक वो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर फेल होते रहेंगे। क्यों? जिसके साथ उसे अच्छा व्यवहार करना है, किसको, टीचर को अगर बच्चे का अच्छा व्यवहार करना है तो पहले उसके बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में और उसकी नीड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टीचर को ना केवल एक बुक के हिसाब से कि हाँ भाई सिर्फ एक बुक ही आप लोगों को पढ़नी है, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके डेवलप में हर एक स्टेजेस, हर एक जो टाइप आती है उसको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, यहाँ पर उसका डेवलप करना चाहिए। ठीक है, ये स्टूडेंट की बात आती है। करिकुलम इन्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया तो एक तरीके का हमारा सामाजिक वातावरण कह सकते हैं जो समाज के द्वारा यहाँ पर दी जाती हैं, और बच्चे इसके अकॉर्डिंग बच्चे के आप ये कह सकते हैं टीचिंग मेथड को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्कूल में कोई भी करिकुलम के रूप में बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो फिर से ज़रूरतों में उसको तैयार किया जाता है कि किस तरीके से उसे समाज में किस क्या क्या चीज़ें क्या होता है, समाज में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से कल्चर होते हैं, उसके अनुसार बच्चा यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी कि स्कूल, समाज और आसपास के जो क्या लोग हैं उनकी क्या क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कौन किस तरीके के रोल निभाता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये होती हैं यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट जो कि जॉन डीवी ने बोली थी एजुकेशन से रिलेटेड। टीचर का रोल मैंने बताया, एजुकेशन तो चाइल्ड सेंटर है, तो आप भर के अपनी इसमें कुछ लेने लिख सकते हैं। ओवरऑल देखें 3 डायमेंशनल फोर्स को आप खुद से भी बहुत बड़ा लिख सकते हैं, किसी की नीड नहीं है और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आप खुद से इसको ईजिली अपने आप आंसर बढ़ा बढ़ा कर ईजिली वे में लिख सकते हैं। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया। बच्चा चाइल्ड सेंटर होता है तो किस बात का ध्यान रखना होता है, और बच्चे तो भगवान होते हैं, और ये तो आप लोगों ने अब तक पढ़ भी लिया होगा। जो बच्चे सीटेट का फॉर्म भर लिया, नहीं भरा तो भी आप इसको पढ़िए, सीटेट के में भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे बोला है इज द सोसाइटी विच विल डिटरमाइन द एम, कंटेंट, मेथड ऑफ टीचिंग। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके से वो समाज माना जाता है जहाँ के बच्चे की टीचिंग का क्या उद्देश्य है, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या निर्धारण है, ये सब यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरीके से शिक्षा की 3 चीज़ें होती हैं, शिक्षक, बालक और
समाज। ठीक है, शिक्षक होता है विद्यार्थी या शिक्षार्थी भी लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन करे वो लिख लीजिए। और सोसाइटी भी बता दी, तो आप सोसाइटी वाले अगर पॉइंट लिख रहे हैं तो मैंने आपको सोसाइटी को लेके बता दिया। और अगर आप चाहते हैं कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या फिर इन्वायरमेंट को लेकर, तो पाठ्यक्रम वाली बात भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों ही सही होगा, नंबर आपके इसमें नहीं कटेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट पे, जो कि आपके टाइप्स ऑफ एजुकेशन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर देगा। ये आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब में क्रैक होते हैं, और लॉन्ग की तो बात ही नहीं है। लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको एजुकेशन की डेफिनेशन के साथ उसके करेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स भी पूछ लेते हैं, जो कि आपके 20 नंबर को ईजिली क्रैक कराएगा। एजुकेशन में इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, आएगा भी तो करेक्टरिस्टिक्स आएगा, या फिर आप लोगों को बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस के बारे में ही बोला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल एक डिटेल में कि 4 नंबर में किस तरीके से होगा तो बाइपोलर ट्राइपोलर प्रोसेस कराएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारे शिक्षा के प्रकार किस तरीके से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, एजुकेशन एक वो प्रोसेस होता है जो कि हमारे जीवन के लाइफ में चलने वाली लगातार एक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें बच्चा इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ, आसपास के जो उनका वातावरण होता है उसमें कुछ ना कुछ सीखता ही है। ठीक है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से सीखता रहता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी बड़ी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी से, तो हर एक इंसान एक दूसरे से लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये जो सीखना और जो सिखाना है, सिंपल सी बात, सिंपल सी दो आप डेफिनेशन याद कर लें। जो ये सीखना और ये जो सिखाना है, ये दो जो वर्ड हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। सिंपल से 2 शब्दों से एजुकेशन की आप मीनिंग निकाल सकते हैं, वो सब तो आपको आंसर बढ़ाने के लिए। बट अगर हम ये बोले कि सिंपली हमने बोल तो दिया कि एजुकेशन सीखना और सिखाना एक प्रक्रिया होती है, बट अगर दिमाग में आए तो ये भी तो सोचा जा सकता है कि इसको सीखा कैसे जाए। सीखना जो होता है वो होता क्या है, कहाँ से सीखा जाए, किस तरीके से सीखा जाए, इस सब के बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं। यही सब का सॉल्यूशन आपके ये सारे टाइप्स आते हैं कि किस तरीके से हमें शिक्षा को, मतलब ये जो सीखना और सिखाने की प्रक्रिया है, इसको कैसे सीखा जाए। इसके लिए हमारे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि आपके अलग अलग टाइप में यहाँ पर हमें मिलती है, और इन्हीं सारे से चीज़ों से पता चलेगा कि किस तरीके से हम एजुकेशन को सीखेंगे और दूसरे को सिखाना, जो दोनों मेथड आता है। इसीलिए आपके यहाँ पे टाइप्स जो कि आपके आई हैं, फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, और नॉन फॉर्मल जिसे हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, और हम नॉर्मल जो हमारी रेगुलर एजुकेशन चलती है उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो आपका ये कह सकते हैं निर्धारित समय तक स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। औपचारिक शिक्षा में भी है, ठीक है, अनौपचारिक, ये 3 होते हैं। इसके तीनों के बारे में इसके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है औपचारिक शिक्षा, अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊँ, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, तो औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जहाँ पर एक बच्चे को विद्यालय में मिलती है, यानी कि स्कूल में मिलने वाली जो एजुकेशन होती है वो आपकी क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो ये शिक्षा प्राप्त करके बच्चा अपनी लाइफ का, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं गेन करता है, प्राप्त कर लेता है, और अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसका समाधान करने के लिए क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, उसका स्किल डेवलप होने लग जाता है, वो होता है फॉर्मल एजुकेशन। और एजुकेशन के मीनिंग या डेफिनेशन की बात करें तो उसके यहाँ पे शिक्षा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि आखिरकार एजुकेशन है क्या। ठीक है, उस वाली। अनौपचारिक की बात करती हूँ, इनफॉर्मल एजुकेशन, तो अनौपचारिक शिक्षा जो कि बच्चों को स्कूल से नहीं बल्कि कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से। फॉर्मल तो आपके स्कूल से मिलती है, बट अनौपचारिक कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से मिलने वाली शिक्षा बोल सकते हैं। तो ये एजुकेशन बच्चा जो होता है अपनी इच्छा से ग्रहण करता है। ठीक है, अपने खुद के इंटरेस्ट से वो इस एजुकेशन को ग्रहण करेगा जो उसे सोसाइटी से मिलेगी। इसी प्रकार से ये शिक्षा कहीं भी कभी भी प्राप्त की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेशली स्कूल होगा। तो इसके लिए अलग अलग। तो इनफॉर्मल में क्या होगा, बच्चा इसे कहीं पर भी कभी भी एनीवेयर, जैसे फॉर्मल में क्या, स्कूल में जाने का एक टाइम लिमिट, टाइम पीरियड होता है कि स्कूल में जाकर ही वो इस चीज़ को ले सकता है। बट सोसाइटी के और स्कूल से इनफॉर्मल में क्या है, बच्चा यहाँ पे सोसाइटी से सीखता है तो वो कभी भी सीख सकता है, दिन रात उसके लिए एक लिमिटेड
पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। निरौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, ये वो शिक्षा होती है जहाँ पे बच्चा दोनों तरीके से शिक्षा को ग्रहण करता है। मिक्स ले सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल का, यानी बच्चा इसमें स्कूल से और सोसाइटी दोनों से सीखता है, वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, डिटेल में इसको आगे पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर करना है आप लोगों को। फॉर्मल एजुकेशन सबसे पहले हम ब्रीफली में जानेंगे औपचारिक शिक्षा, और जिसमें आप लोग सिंपल से समझ गए, ये वो एजुकेशन होती है, वो शिक्षा होती है जो हमें कहाँ से मिलती है, स्कूल में, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि हमें कॉलेज में मिलती है, या फिर किसी कोचिंग में आप लोग कह सकते हैं, एक्सेट्रा दो भी दो आपको वर्ड है, इनके अकॉर्डिंग हमें टीचर के माध्यम से सीखते हैं, तो वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। क्यों? फॉर्मल एजुकेशन में इसका जो एक तरीके से देखा जाए तो इन सब में एक तरीके का करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जिसको हम एक ये कह सकते हैं कि जिसे हम कौन सी लैंग्वेज, हाँ आप ये कह सकते हैं कि एक वो करिकुलम तैयार किया जाता है कि एक वो नियमित रूप से बच्चा सीखता रहता है। जैसे सब्जेक्ट वाइज में कह दूँ, जैसे मैंने आपको सिंपल से ही बता दिया, ये सारी पॉइंट तो आप लिख लीजिएगा एग्जाम में, इस सारे पॉइंट को भी लिख लेना। बहुत ईजी पॉइंट में मैंने आपको समझाया है कि ये स्कूल कॉलेज और कोचिंग में मिलने वाली आपकी एक वो एजुकेशन होती है जो टीचर के माध्यम से सिखाई जाती है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसमें एक तरीके का पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम बनाया जाता है, जिसमें बच्चा एक व्यवस्थित तरीके से सीखता है। यानी कि जितने भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, अब सब्जेक्ट में आपके पास मैथ्स हो, साइंस हो, या फिर सोशल साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, लाइक एक्सेट्रा, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इस तरीके के लिए एक करिकुलम को तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा कहते हैं। सबसे इजी पॉइंट आपको ये बात इसमें याद रखनी है, अगर आपको विशेषता इसमें लिखनी है, और ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, कि औपचारिक शिक्षा जो होती है वो क्या होती है, स्कूल में मिलने वाली होती है, और एक वास्तविक यानी कि रियल एक्सपीरियंस को डेवलप करती है, बच्चे की लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उसको डेवलप करने के लिए, और शिक्षा का जो मीनिंग और डेफिनेशन है उसके कंस्ट्रक्ट को, उसको निर्माण करने के लिए होती है। अगर ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं होता तो आप इसको कट करके मैंने बाकी के और भी पॉइंट बताए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, आपको कुछ ईजी पॉइंट में इसमें लिखवा देती हूँ, आप चाहें तो खुद से जो भी मैं एक्स्ट्रा सारे पॉइंट बता रही हूँ ब्रीफली में बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, इन बड़ी वीडियो से कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी एक टॉपिक अच्छे से समझ आता है तो अगर 10 में से आपको 8 पॉइंट भी याद रहते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए, इसमें आपको ये सारे पॉइंट के अलावा इसकी कुछ विशेषता या इसके एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको अपनी तरफ से बता देती हूँ। तो उसमें से जो हम यहाँ पे नॉर्मल भी पॉइंट कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया कि सबसे पहले कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन होती है यानी कि औपचारिक शिक्षा होती है, वो आपको फेस टू फेस दी जाती है, क्योंकि हमें स्कूल में और बेसिकली आप लोग ये कह सकते हैं कि हमें कॉलेज में मिलती है, तो ये फेस टू फेस मिलती है, और ये जो होती है वो हमारे जीवन भर यानी कि लाइफ प्रोसेस होती है। लाइफ प्रोसेस यानी कि जीवन भर चलती रहती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं। तीसरा आप इसमें बेसिकली ये याद रख सकते हैं कि इस वाली एजुकेशन में आपका करिकुलम बनाया जाता है यानी कि पाठ्यक्रम। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो या फिर नॉन फॉर्मल हो, इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबका एक कोड वर्ड याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है कि इस वाले में स्कूल और कॉलेज और यहाँ पर मिलने वाली एजुकेशन होती है। अगर आपको ये याद रहेगा कि फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा आप लोगों को स्कूल में सीखने के माध्यम से मिलती है, इसमें टीचर के द्वारा ही सिखाया जाता है, तो इसके मिलते जुलते आपको ये सारे बेसिक पॉइंट आपको याद रहेंगे और आप अपने ओन से खुद को इसका लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ईजी वे में सारे शॉर्ट ट्रिक इसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट करने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसका सबसे इजी आपको याद रखना है कि ये औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन को सीखने के लिए नियमित रूप से सीखना पड़ता है, यानी कि इसमें रेगुलर आप लोगों को सीखना है। हर चीज़ हम डेली टू डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ये जो शिक्षा है वो आपकी बेसिकली वो आपके स्कूल, कॉलेज और आपके कोचिंग के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये आपको बस 5-6 पॉइंट याद करना है और इसको आप लोग सबटाइटल के नाम से याद कर लीजिए। पूरे का पूरा आंसर आप लोग इजीली इसे कर लेंगे। ये था आपका फॉर्मल एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे जो कि हमारा आएगा इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में आप लोगों को
अगर मैंने आपको बताया था, तो इसमें हम लोग सोसाइटी से जो हमें एजुकेशन मिलती है, इसमें स्कूल की ज़रूरत नहीं होती। याद रखना, इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो आपको अनौपचारिक तरीके से मिलती है। स्कूल कॉलेज का इसमें कोई भी रोल नहीं होता, ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए करिकुलम की नीड नहीं होती है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों को विद्यालय से नहीं बल्कि समाज से प्राप्त होती है। ये सबसे बेसिक पॉइंट है, और ये शिक्षा छात्र अपनी मर्जी से ग्रहण करता है। ठीक है, ओन विश आपको याद रखना है, और इस प्रकार की शिक्षा कहीं भी प्राप्त हो सकती है। सबसे इजी पॉइंट मैंने लिखा है कि ये वो एजुकेशन वो होती है जो हम लोग अपने समाज में, अपनी सोसाइटी हो गई, फैमिली हो गई, नेबर हो गए, आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, तो हम कभी भी सीख सकते हैं, और ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि इसमें ये अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन हमें स्कूल और कॉलेज से नहीं मिलती, और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है। इनफॉर्मल एजुकेशन में इसमें पाठ्यक्रम की यानी कि करिकुलम की भी कोई नीड नहीं होती। वही 2-3 पॉइंट आप इसमें नोट लगा दीजिए, सबसे इजी। और डिफरेंशिएट भी आता है इसका आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, तो डिफरेंशिएट भी आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें डिफरेंशिएट में भी लिख दीजिएगा, अंतर जब पूछा जाएगा। और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो नेचुरली क्या होती है, आपके प्राकृतिक रूप से नेचर की तरफ से सरल होती है, बहुत इजी होती है, ये हम कहीं से भी सीख सकते हैं। अब आप ये चाहे सोसाइटी में, आप समाज के कहीं से भी सीखें, नेबर से सीखें, आपके आस पड़ोस के लोग हो गए, ठीक है, तो आसपास के वातावरण से सीखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है कि ये शिक्षा आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक लेकर इसमें बात क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि हम लोग ओवरऑल कहीं से भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम नहीं है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फॉर्मल एजुकेशन में आपका टाइम होता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज और कोचिंग में जाने का एक समय निर्धारित किया गया है, और वो एजुकेशन सिर्फ वहीं पर ही ली जा सकती है, उसके लिए बाहर नहीं होता। जो चीज़ हमें स्कूल में सिखाया जाता है वो हम बाहर से नहीं ले सकते। ठीक है, थर्ड सबसे और लास्ट टॉपिक हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो हमारे आता है इसमें, और इस वाले पॉइंट की जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा में सिंपल आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन इसमें आती है, यानी कि औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। ठीक, सबसे अच्छा पॉइंट इसमें ये होता है औपचारिक और निरौपचारिक, यानी कि स्कूल और सोसाइटी दोनों से सीखा जा सकता है, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसलिए हमने इसको बोथ टाइप ऑफ एजुकेशन बोला है, क्योंकि इसमें आपकी फॉर्मल की और इनफॉर्मल दोनों की क्वालिटीज़ इंक्लूड होती हैं। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा आपकी सरल भी होती है और काफ़ी ज़्यादा लचीली भी होती है। लचीली इन द सेंस फ्लेक्सिबल होती है बहुत। ठीक, ये पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं। और अगर मैं इस वाले एजुकेशन की बात करूं, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो आपके ऑनलाइन के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि आप लोग अभी जो एजुकेशन ले रहे हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसमें दोनों इंक्लूड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इसमें एक चीज़ें वो होती है, ये आपके चाहे नेचुरल तरीके से हो, जैसे मैंने इसमें बताया था कि पीछे इनफॉर्मल वाले में वो आपके प्राकृतिक यानी कि नेचुरल तरीके से ली जाती है, बट आप इसको नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से सीख सकते हैं। आर्टिफिशियल में आपका स्कूल वाला आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन आ जाएगी। तो आर्टिफिशियल को हिंदी में आप लोगों को याद रखना है, तो आप कृत्रिम, आई थिंक एक वर्ड होता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों प्राप्त होता है इस एजुकेशन में। और इस एजुकेशन को, इस शिक्षा को कोई भी प्राप्त कर सकता है, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है कि एक लिमिट हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए कोई भी बंधन, बाउंडेशन नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे टाइप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैंने वीडियो बेशक लंबी हुई है, बट आपको इसमें मैंने बहुत कोशिश की है कि जितना हो सके हर एक चीज़ में डीपली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे कि आपको कुछ जो 2-4 टर्म याद रहें, तो आप उसके बाद मेरी उन सारी बातों को याद करके आंसर को खुद भी लिख सकें। क्योंकि हम कॉलेज में आ चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक पूरा कंटेंट नहीं याद कर सकते, पूरा टॉपिक नहीं हमें किसी से पढ़ सकते, बट हम उसको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख ज़रूर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलती नहीं हैं। तो आपको जो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, तो हमें यहाँ पे पता है कि जब आप एग्ज़ाम में सबसे पहले एजुकेशन लिखेंगे, मीनिंग अच्छे से बताइए, डेफिनेशन में
अलग अलग यहाँ पे फिलोसोफर ने अपनी बात बोली, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। करेक्टरिस्टिक्स की बात आएगी कि ये कौन कौन सी विशेषता दी गई है, कोशिश करें कि ज़्यादातर चीज़ें अपने डायग्राम के थ्रू वहाँ पे बताएं एंड देन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दें। नंबर के अकॉर्डिंग आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप विशेषताएं बता रहे हैं तो आपने 8 पॉइंट याद करें और 8 में आपने डायग्राम बना दिया तो आप 8 को एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी आप उस 5 को पॉइंट को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, उसी में आंसर लंबा हो जाएगा। पर हाँ, कोशिश करना कि डायग्राम में अगर आपको 8 पॉइंट याद हैं, 8 के 8 अच्छे से याद कर लेना। इससे फ़ायदा ये है कि 8 याद रहेगा, पेपर में 5-6 भी याद रहेंगे तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं। उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और जब टाइप्स की बात आती है तो उसमें भी सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आपको ईजी तरीके से पहले उन तीनों का फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल का डायग्राम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो आपको नंबर मिलेंगे वो इसी चीज़ के मिलते हैं कि आपको करेक्टरिस्टिक्स के कितने पॉइंट हैं। एग्जामिनर इसके अंदर इतना डीपली नहीं पढ़ता जितना आपके पॉइंट पे फोकस करेगा। तो हाईलाइट बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कोई सा भी आंसर करिए, कोई सा भी आंसर करिए, उसको हाईलाइट करिए। एग्जामिनर से उसी से उसको हिंट मिल जाती है कि आपको कितना आता है और कौन से पॉइंट को आपको कितनी नॉलेज है। तो अगर वहाँ पे नाम भी अच्छे से लिख देंगे और उसके बारे में धीरे धीरे बताने लग जाएंगे शॉर्ट में कि हाँ ये इनफॉर्मल है, ये आपकी स्कूल में ली जाती है और ये आपकी सोसाइटी में ली जाती है और ये दोनों स्कूल प्लस सोसाइटी दोनों से मिलती है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें नहीं होता, इसमें दोनों होता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को जब आप लिखेंगे तो उसको बस हाईलाइट कर देना, उसके या तो अंडरलाइन कर लेना या फिर जो भी है आपको, वैसे तो अंडरलाइन ही बहुत बेटर है, या फिर अलग पेन से लिख देना। इसी से आपको नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो आंसर में आपको श्योरिटी होगी उसको भर भर के हाईलाइट करके आना। आपको श्योरिटी है 20 में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। बहुत कम होता है, किसी किसी में नहीं मिलता, बट हाँ 18 आप क्या जाएंगे अगर आप आंसर को अच्छे तरीके से शो करते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। डीपली में समझाया मैंने। बाकी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।